नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ शिष्टिका। और दर्शकों, यह कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि इसे खास बनाता है आप सभी दर्शकों का प्यार और इस कार्यक्रम के अलग अलग सेगमेंट, जिनके माध्यम से हम लेकर आते हैं बहुत सारी जानकारियां और पूरी कोशिश करते हैं कि ध्यान रखें आपके एंटरटेनमेंट का भी। तो चलिए, जैसे कि हमेशा हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपको तिथि बताकर। तो आइए बताते हैं सबसे पहले कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2079, माह है पौष जिसे हम पूस भी कहते हैं, और आज है पूस माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी। तारीख है 14 दिसंबर और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आज का दिन आप सभी का शुभ रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और पलटते हैं पन्ने इतिहास के। जी हाँ, अभी वक्त हो गया कार्यक्रम में सेगमेंट आज के इतिहास का, और देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है पन्नों पर। 1911 में रोनाल्ड एमिटसन ने दक्षिण ध्रुव पर कदम रखा था। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। 1921 में एनी बेसेंट को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से विभूषित किया था। 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। जी हाँ दर्शकों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। और आज ही के दिन यानी 14 दिसंबर के दिन 1924 में भारत के दिग्गज अभिनेता और शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। जी हाँ, और इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि 1953 में पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और कमेंटर विजय अमृतराज का जन्म हुआ था। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि विश्व टेनिस में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी थे। 1983 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया था। सन 2000 में जॉर्ज वॉकर बुश अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। आज ही के दिन 14 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दर्शकों, और भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम साल 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ये शुरू किया गया था। 2007 में उत्तर और दक्षिण कोरिया में मध्य 50 वर्ष बाद रेल सेवा पुनः प्रारंभ हुई थी। 2017 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने 21 सेंचुरी फॉक्स के अधिकांश भाग को $52.4 बिलियन में खरीदा था। 2018 में राइटर जांच में आरोप लगाया गया था कि जॉनसन एंड जॉनसन को पता था कि उनके टैल्क एस्बेस्टोस से दूषित हैं। और इसी के साथ यहाँ खत्म होता है सेगमेंट आज का इतिहास, और अब बढ़ते हैं आगे यानी आज के विचार सेगमेंट की ओर, क्योंकि विचार एक अच्छा विचार सकारात्मक विचार का पालन करना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। और अगर जीवन में हर दिन हम प्रेरणाजनक रहें, प्रेरणा लेते रहें, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि क्या सुविचार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दर्शकों, आज का विचार हमें दिया है स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने कहा था कि जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लीजिए आप गलत मार्ग पर हैं। बिल्कुल सही कहा दर्शकों, क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं तो परेशानियां आना लाजमी सी बात है। और इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर आपको कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो कोई सामान्य कार्य है और वो आसानी से किया जा सकता है। इसलिए कभी भी परेशानियों से घबराएं नहीं। चलिए, इसी के साथ अब वक्त हो गया कार्यक्रम में आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सेगमेंट आज की बात की ओर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के दिन यानी 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। तो जी हाँ, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। विषय पर जाने के पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं कि नमस्कार एमपी एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। जी हाँ, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज के विषय से संबंधित कोई भी बात हमसे साझा कर सकते हैं।
प्रश्न कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा। संपर्क करने के लिए हम आपको फ़ोन नंबर्स से बता देते हैं और उसके साथ आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हमारा लैंडलाइन नंबर जो कि है 0755-266-0049, इसी के साथ एक निःशुल्क सेवा नंबर भी आप नोट डाउन कर लें, 1800-233-0040। जी हाँ, बिल्कुल। तो इन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और चलते हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं कि आज इस विषय पर जो आज की बात है, इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेंद्र वाजपेयी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन में स्टेट हेड हैं। सर, सबसे पहले तो हम हमारे दर्शकों को यही बताएंगे कि जो आज, जैसे कि आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, तो ये जो ऊर्जा का संरक्षण है, ये क्यों ज़रूरी है? बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है। ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका संरक्षण, उनका सेंसिबल यूज़। अब ये आवश्यक क्यों है? ये इसलिए आवश्यक है कि यदि आप देख रहे होंगे कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? क्योंकि जो एमिशंस हैं, जो उत्सर्जन है, जो हमारे दैनिक जीवन में, चाहे हम गाड़ी चलाते हों, चाहे बिजली को जनरेशन करते हों बड़े बड़े पावर प्लांट्स में, चाहे उद्योगों में हो, तो ये जो उत्सर्जन होता है यही हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। तो इस उत्सर्जन को सीमित करने के लिए, जिससे कि हम नकारात्मक उस प्रभाव को कम कर सके, हम ऊर्जा संरक्षण करते हैं, कि ऊर्जा की बचत करते हैं। जितनी हम ऊर्जा की बचत करेंगे उतना उत्सर्जन कम होगा, उतना एमिशन कम होगा, और जब एमिशन कम होगा तो वातावरण सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये ऊर्जा संरक्षण का दायित्व प्रत्येक नागरिक का है और सभी को समान रूप से करना चाहिए, जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल। जो दर्शकों, जो ऊर्जा संरक्षण है, अगर कहें इसका सही अर्थ क्या है, तो वो ये है कि ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग से बचते हुए उसे कम से कम उपयोग करना और आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए उसके जो स्रोत हैं उनको बचाकर रखना। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये तो हम सबको समझ में आ जाता है कि ऊर्जा का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सीमित मात्रा में हमारे पास है, तो इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है? दैनिक जीवन में यदि हम देखें तो ऊर्जा का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन लगभग सभी समय करता है। हम सोकर उठते हैं, नल से पानी लेते हैं और चाय बनाते हैं। दैनिक जीवन की जो भी क्रियाकलाप हैं हम ट्रांसपोर्ट के रूप में करते हैं। इवन जो पानी आता है हमारे घरों में नल से, वो भी ऊर्जा के माध्यम से ही आता है, क्योंकि पानी आसमान से गिर के और सीधा हमारे नल में नहीं आता, उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो सभी कार्यों में, चाहे हम कपड़े धो के पहनते हों, प्रेस करके पहनते हों, खाना बनाते हों, ट्रेवल करते हों, हर प्रकरण में, हर कार्य में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा दैनिक जीवन के लिए एक लाइफलाइन है। तो इस लाइफलाइन को लंबी करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसका जो उपयोग है बड़ा संवेदनशीलता के साथ करें, दुरुपयोग बिल्कुल ना करें, और जहाँ तक आवश्यकता हो उसको बचाएं, जिससे कि हम पैसे को बचाते हैं अपनी प्राइमरी आवश्यकताओं की पूर्ति करके, और जो दूसरे अव्यवहारिक खर्चे हैं उसको कटौती करते हैं। उसी तरीके हमें ऊर्जा के भी उपयोग के साथ लागू करने होंगे। जो आवश्यकता है वहाँ ज़रूर उपयोग करें, लेकिन जहाँ बचाई जा सकती है निश्चित रूप से बचाएं। जी, सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये लाइफलाइंस हैं। बिल्कुल। और जो लाइफलाइन है, जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं जी, जबलपुर से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न करें जी। अशोक जी, अपना प्रश्न करें। अशोक जी, अशोक बोल रहा हूँ मैडम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग ऊर्जा को बचाने के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं, साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाने से वातावरण दूषित नहीं होता है, पर्यावरण अच्छा बना रहता है। साथ ही साथ सोलर प्लेट का भी प्रयोग करना चाहते हैं। तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? साइकिल चलाने में भी तो कुछ कार्यक्रम है ही नहीं। साइकिल के सामान महंगे होते जा रहे हैं, चोरी हो जाती है। तो इसके लिए आप कौन सा कार्यक्रम जो प्रस्तुत करेंगे, आप इसके लिए भी कुछ बताएं। अब ये साइकिल चलाना या ऐसे सब करना निश्चित रूप से ये ऊर्जा संरक्षण के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लेकिन अब चोरी होना ये तो सामाजिक विसंगति है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसीलिए मेरी अपील है सभी से कि इसमें जन भागीदारी की अत्यंत आवश्यकता है, और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से ही इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। सरकार एक सीमित संसाधन के साथ एक सीमित व्यवस्था ही उपलब्ध करा सकती है।
जी बिल्कुल अशोक जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। और दर्शकों, सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफलाइन है, तो इनकी जो संरक्षण की जिम्मेदारी है ये हमको ही लेनी होगी। और कोई बहुत बड़े प्रयास नहीं करने हैं आपको इनके संरक्षण के लिए। आप डेली लाइफ में होने वाली चीज़ें जैसे कि बिजली का उपयोग करना, पानी का उपयोग करना, आप थोड़ा सा इनको संवेदनशीलता के साथ उपयोग करेंगे तो बिल्कुल आप ये करने में ईजी रहेंगे और बिल्कुल अपना योगदान भी दे पाएंगे। और बहुत मुश्किल नहीं है ये सब कार्य, तो बिल्कुल बस ध्यान में आने की ज़रूरत है और जैसे ही ध्यान में आएंगे अपने आप वो प्रयास आपके बढ़ते जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो आज हम विषय पर बात कर रहे हैं उसके लिए तो वाजपेयी सर हैं ही, और उसके साथ आपके मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान उपस्थित हैं, प्रकाश पगारे सर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप एक कॉमेडियन हैं सर। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप जो अपना इंट्रोडक्शन है वो आप अपनी किसी रचना से, किसी परफॉर्मेंस से हमारे दर्शकों को दें। जब मिमिक्री की शुरुआत की थी जी तो एक शेर बनाया था, पूरे देश में लोकप्रिय हुआ था वो जी कि मैं बैठा था दिल लगा के, मैं बैठा था दिल लगा के, वो मेरे दिल का सुकून था, और उस मच्छर ने मुझे काटा, वो उसका जुनून था, मगर मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि उसमें मेरा ही खून था। तो जी इस तरह से फिर मैंने शुरुआत की थी और कुछ मिमिक्री आइटम अपने बनाए थे और फिर लाइव परफॉर्मेंस करता रहा जी। एमपी के बाहर सब जगह। तो जो ये हास्य प्रतिभा आपके अंदर है, तो क्या ये बचपन से थी या फिर समय के साथ आपने इसे सीखा? नहीं, ये बचपन से थी, और जब मैं बहुत छोटा था स्कूल आया करता था, टीचरों की आवाज़ें निकालता था। अच्छा। अब मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या होता है, लेकिन वो लोग भी मेरी जो है अच्छी तरीके वो भी से आपकी खूबियों में से एक थी, तो बिल्कुल आप तो बिल्कुल किसी की मिमिक्री आप करके दिखाएं। जी जी जी। तो ये बचपन से ही, चूंकि कहते हैं पूत के पाँव, तो मेरे अंदर वो कहता है, बच्चा जब होता है तो बोलता है माँ माँ, हम हुए तो सिनेमा सिनेमा, तो वो पूरा बॉलीवुड हमारे अंदर, तो वो बचपन से ही वो सब चीज़ें, जैसे उस ज़माने में अशोक कुमार साहब, राजकुमार, इन लोगों के अलग अंदाज थे, अलग स्टाइल थी। तो ये मिमिक्री में क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज होता है जी। उनकी बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका, आवाज़, स्टाइल, तो ये सब हम लोग कैच कर लेते हैं। तो जैसे उस समय अशोक कुमार साहब, अरे क्या कह रहा, क्या बकरा, मैंने कहा रुक जाओ तुम लोग, अरे मत करो कोई गलत काम। आहा दादा मुनि, मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन हमारी एक भी नहीं मान रहा है। आहा जानी रुक जाओ, हम राजा हैं और हम उस बाप के बेटे हैं जिसका आज तक पता नहीं, याद रहे, ख्याल रहे, जो भी करे तो हमसे पूछ के करे। तो ये सब फिल्म स्टारें जो हैं जी अंदर। जी तो प्रकाश जी, आपने बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी दिए होंगे, तो कई बार स्टेज पे हम जल्दी पहुंच जाते हैं, समय है कार्यक्रम शुरू होने में, तो जो आप लोग होते हैं तो ये आसपास की चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करते हैं और फिर स्टेज पे जाके उन्हीं चीज़ों पर परफॉर्मेंस भी देते हैं, उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए। तो कभी कुछ ऐसा आपके साथ हुआ कि आप कहीं गए हुआ था, आगरा में प्रोग्राम था जी, और लाफ्टर चैलेंज के भी कुछ कलाकार थे मेरे साथ। तो प्रोग्राम लगभग 8 बजे शुरू होना था, हम 4 बजे पहुंच गए। तो वो जो आइटम बना उसके पहले मैंने शेर अर्ज किया कि नज़रें झुकी तो पैमाने बने, नज़रें झुकी तो पैमाने बने, दिल टूटे तो मैखाने बने, और कुछ ना कुछ तो आप में ज़रूर है, यूं ही नहीं पागल खाने बने। तो मैं पागल खाने में दाखिल हुआ, मैंने देखा एक पागल दूसरे से बोल रहा था, बोले मैं टार्च जलाऊंगा तो इस टार्च की रोशनी से चांद पे चढ़ जाना। तो दूसरा पागल बोले, अबे पागल समझ रहा क्या, तूने कहीं टार्च बंद कर दिया तो मैं ज़मीन पे नहीं गिर जाऊंगा। अब और आगे बढ़े तो पागल खाने के डॉक्टर से एक माँ से बोले डॉक्टर साहब आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं। डॉक्टर बोले यार बताओ, अपन बैठे इसलिए। बोले डॉक्टर साहब ये मेरा मित्र उपन्यासकार है, 500 पेज की उपन्यास लिखी है। पागल है डॉक्टर बोले यार कैसी बात कर रहे हो, आपका मित्र उपन्यासकार है, 500 पेज की उपन्यास लिखी है, आप इसको पागल बोल रहे हो। बोले डॉक्टर साहब इसने उपन्यास के पहले पेज पे लिखा है घोड़ा दौड़ता, बाकी पे लिख दिया टक 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 टक। अच्छा, अब हम सभी कलाकार आगरा के प्लेटफॉर्म पे खड़े थे जी। तो मैंने देखा एक महाशय से 2 टिकट लेता हुआ दौड़ता दौड़ता आ रहा। मैंने भाई साहब रोको, कहाँ जाना है। तो बोले भोपाल। तो मैंने बोला भाई तो 2 टिकट है। तो बोले भाई साहब एक गुम हो गया तो दूसरा काम आएगा। और मैंने बोला भाई दोनों गुम हो गया तो बोले रेलवे का फ्री पास काम आएगा। और मैंने बोला भाई 5 गुम हो गया तो बोले अपने को जाना कहाँ, अपन तो टाइम पास कर रहे हैं।
जी बहुत बहुत बढ़िया प्रकाश जी। हम लोगों के साथ ऐसे होते हैं। आपने देखा होगा आज की भागम दौड़ जिंदगी में हर आदमी परेशान है जी। कोई यश के लिए दौड़ रहा, कोई कैश के लिए। मैं जहाँ रहता हूँ बस 70 साल के दादा स्कूटर चलाना सीख रहा। मैंने कहा दादाजी क्या कर रहे हो, इस उम्र में स्कूटर सीख रहे हो? बोले बेटा अगले जन्म में काम आएगा। अच्छा, कई बार नुकसान अपने को होता, परेशानी दूसरे को होती। मेरा एक पड़ोसी सुबह सुबह घर के बाहर बड़ी जोर से चिल्ला रहा, बोला पगारे जी उठो, पगारे जी उठो। मैं एकदम उठा, मैंने बोला यार क्या हुआ? बोले आग लग गई। तो मैंने बोला यार इसमें मेरे को क्या मतलब है? बोले नहीं तुम्हारे ही घर में लगी है, तो मैं तेरे को क्या मतलब, जो चल रहा है चलने दे। तो हम जिंदगी को प्रकाश जी की बातों में दर्शकों में भूलना नहीं है कि हम ऊर्जा संरक्षण पे बात कर रहे थे। प्रकाश जी की परफॉर्मेंस, उनकी बातें चलती ही रहेंगी कार्यक्रम में। चलते हैं वाजपेयी सर की तरफ और वाजपेयी सर जी से जानते हैं कि सर सरकार भी काफ़ी कुछ प्रयास इस ओर करती है, तो उन प्रयासों के बारे में कुछ बताएं। देखिए, सरकार लगातार ये प्रयास करती है, केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि ऊर्जा संरक्षण का कार्य जन जन तक प्रचारित किया सके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जी। क्योंकि ऊर्जा का व्यय और अपव्यय या उपयोग प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे घर हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग सेगमेंट के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग कार्यक्रम हैं। उद्योगों के लिए हम अलग कार्यक्रम चलाते हैं, उनको वर्कशॉप करते हैं, उनके लिए सेमिनार्स करते हैं, उनके उद्योगों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं क्रॉस द ग्लोब उसको लाके उनके साथ डिस्कस करते हैं। इसी तरीके कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मॉल हो चाहे कमर्शियल बिल्डिंग्स हों, वहाँ ऊर्जा दक्ष भवन संहिता, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड अप्लाई करवाते हैं। चाहे सोसाइटी हो, स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को अवेयर करते हैं आने वाले समय के प्रति कि ऊर्जा के जो साधन हैं, जो पारंपरिक साधन हैं, ये बहुत सीमित हैं, हमें ऊर्जा संरक्षण भी करना है और अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत है उसकी तरफ भी बढ़ना है। इस सब की जानकारी समय समय पर विभिन्न माध्यमों से दी जाती है। अभी मध्य प्रदेश शासन ने पिछले साल नवंबर में एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम, जो दुनिया में अपनी तरह के अकेला है, ऊर्जा साक्षरता अभियान लॉन्च किया है, जो वेब पोर्टल बेस्ड और मोबाइल ऐप बेस्ड है। इसमें कोई भी नागरिक रजिस्टर होके और ऊर्जा के प्रति जो दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के प्रयोग हैं या उपयोग हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी जानकारी सरल तरीके के वीडियो के माध्यम से दी गई है। इसमें मुझे बताने में हर्ष है कि हम लगभग 12 लाख लोगों को डायरेक्ट जोड़ चुके हैं, जिनका डेटाबेस हमारे पास उपलब्ध है। और मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 50 लाख लोग इसमें परोक्ष रूप से भी जुड़ चुके हैं। तो ये एक प्रयास है जो हम सतत चला रहे हैं जनता को जोड़ने के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए। ये एक अवेयर प्रोग्राम है। इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने बिहेवियर में, जैसा अभी आपने भी कहा था, हमें अपने बिहेवियर में थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। हमें ऊर्जा के संसाधनों के उपयोग के समय थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा कि हम इसका कितना उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन्स को क्या छोड़ के जाएंगे। हम एक प्रदूषित वातावरण छोड़ के जाने वाले हैं, एक अंधकारमय जीवन छोड़ के जाने वाले हैं, या एक सुरक्षित वातावरण और ऊर्जा के पर्याप्त संसाधन उनके लिए छोड़ के जाने वाले हैं। तो थोड़ा इस विषय में चिंतन का विषय है, इसलिए जनता को इसमें हम लोग जागरूक कर रहे हैं, भागीदार बना रहे हैं, साझेदार बना रहे हैं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि पर्यावरण की बात निकली है तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि पर्यावरण पर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो काफ़ी पहले के समय में और आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज है बहुत अंतर है इस पर। तो इस बारे में प्रकाश डालें। अंतर तो होगा ही। यदि आप देखेंगे, पहले आज से 15 साल पहले एक सामान्य घर में बिजली के साधनों के रूप में यदि देखा जाए तो लाइट और पंखे के सिवा सामान्यतः ज़्यादा उपकरण नहीं होते थे। आज हमारे घरों में ही सारे कार्यक्रम, चाहे वो हम माइक्रोवेव ओवन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, एसी हो, तमाम कंप्यूटर्स हैं, तमाम लैपटॉप हैं, मोबाइल है, और भी जितने कार्य हैं, हम लगभग सभी उपकरणों पर स्विच ओवर हो गए। तो हमने अपना ऊर्जा का उपयोग बढ़ा दिया है। ऊर्जा का उपयोग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रदूषण, क्योंकि जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो आज भी लगभग 70% जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादित होती है, जो कि फॉसिल फ्यूल हैं, जिसके उत्पादन से एमिशन होता है।
पर्यावरण को नुकसान होता है इससे। तो यदि हम ऊर्जा की 1 यूनिट भी बचाते हैं तो लगभग 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को हम एटमॉस्फेयर पे छोड़ने से रोकते हैं। तो हमें यदि 1 यूनिट, जैसा हमारा की स्लोगन है मध्य प्रदेश शासन का, प्रति परिवार 1 यूनिट प्रतिदिन बचाएं, यदि प्रति परिवार 1 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाता है तो आप वो 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ने से बचा लेता है, जिससे कि निश्चित रूप से पर्यावरण संतुलित होगा, सुरक्षित होगा और आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और ये हमारा दायित्व भी है, क्योंकि हमें एक सुरक्षित पर्यावरण मिला है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम आने वाली जनरेशन्स को एक सुरक्षित पर्यावरण दें। बिल्कुल। जो सर ने आंकड़े बताए हैं दर्शकों, उसको सुनने के बाद तो बिल्कुल हम सभी को सतर्क हो जाना चाहिए और इस ओर प्रयास करना बेहद ज़रूरी है। और देखिए, इससे 2 काम हो रहे हैं। एक तो हम अपनी ऊर्जा को भी संरक्षित कर रहे हैं, दूसरी ओर हम अपने पर्यावरण को भी साफ सुथरा बनाने में एक पहल कर रहे हैं, एक कदम उठा रहे हैं। तो बेहद ज़रूरी है दर्शकों, और समय रहते हुए अगर हम जाग जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और जैसे कि शुरू में हमारा विचार भी था, अशोक जी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने साइकिल चलाना शुरू करी है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास था और उनके सामने कठिनाई भी आई कि उनकी साइकिल चोरी हो गई। तो आज का विचार जो मैंने रखा था वो ये था कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी तो आती है, लेकिन उन परेशानियों से डरना नहीं है। तो बिल्कुल दर्शकों, मैं कहूँगी कि डेली जो आपकी डेली लाइफ है उसमें छोटे छोटे से प्रयासों को आप उतारिए और देखिए कि आपके इन छोटे छोटे प्रयासों से हम कितना कुछ बड़ा करने में सक्षम हैं। सर, एक प्रोजेक्ट है नेट ज़ीरो, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को नेट ज़ीरो के बारे में बताएं। नेट ज़ीरो एक प्रोजेक्ट है, एक विचारधारा है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लास्ट ईयर ग्लासगो में COP26 होता है, जो पूरा विश्व के जो टॉप लीडरशिप होती है वो इस पर चिंतन करते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको कैसे एड्रेस करेंगे। क्योंकि क्लाइमेट चेंज किसी लोकल शहर या देश या व्यवस्था का विषय नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का विषय है, पूरे पृथ्वी का में जीवन का विषय है। तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से भारत की रणनीति को विश्व के सामने रखा था और 5 मंत्र दिए थे जिसको उन्होंने पंचामृत बोला था। उसके माध्यम से 2070 तक नेट ज़ीरो का टारगेट मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के लिए रखा गया, भारतवर्ष के लिए रखा गया है। नेट ज़ीरो का तात्पर्य ये है कि जो भी एमिशंस हम करते हैं, जो भी आर्टिफिशियल एमिशंस होते हैं, उसको हम ज़ीरो लेवल पे लाएं। इसके 2 तरीके होते हैं। एक, जैसा कि मैंने बताया, हम ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से जितनी भी ऊर्जा बचा सकते हैं उसके समानुपात में कार्बन डाइऑक्साइड और एमिशन कम होंगे। दूसरा, एनर्जी ट्रांजिशन, हम ये पारंपरिक या जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन से अक्षय ऊर्जा आधारित ऊर्जा उत्पादन की तरफ स्विच ओवर हों। तो जब हम अक्षय ऊर्जा जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसके आधारित ऊर्जा उत्पादन करेंगे तो एमिशंस नहीं होंगे और इसको ही नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा गया है। अब 2070 क्यों रखा गया है? 2070 इसलिए रखा गया है कि इतना बड़ा देश है, प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर इस ऊर्जा संरक्षण और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को अपनाना है, अपने बिहेवियर में चेंज लाना है। इसलिए इसमें समय लगेगा और इसी के देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने ऊर्जा साक्षरता अभियान जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करी जा सके। जी सर, अक्षय ऊर्जा की बात निकली थी, तो अक्षय ऊर्जा की अगर हम बात करें, हमारे दर्शकों को बताएं, तो ये जो ऊर्जा है जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये सोलर एनर्जी की जो व्यापकता है या जो एप्लीकेबिलिटी है ये तेज़ी से बढ़ी है। अभी प्रत्येक घरों में भी बड़े अच्छे सिस्टम लग रहे हैं और इसकी कंपेटेबिलिटी ग्रिड से कर दी गई। नेट ज़ीरो नेट मीटर्ड सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि आपके घर पे संयंत्र लगता है, जो ऊर्जा उपयोग होती है वो उपयोग हो जाती है, जो एक्सेस एनर्जी होती है वो मीटरिंग के माध्यम से आपको आने वाले समय में उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है। तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी और तेज़ी से आप अपनी कॉलोनी आसपास देखेंगे तो तेज़ी से घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लग रहे हैं। जहाँ तक विंड की बात है, विंड एनर्जी की बात है, तो जहाँ हवा का प्रभाव ज़्यादा होता है, पवन की में गति होती है, तो उस गति से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, बड़े बड़े टरबाइन लगाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी संभावना है और काफ़ी लगे भी हुए हैं। तो इस तरीके से इसका उपयोग होता है और ये ग्रिड के माध्यम से पूरे नेटवर्क में सप्लाई होती है। बड़ा ही
ये मतलब अप्रूव टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल बिल्कुल स्थापित आजकल हम टेक्नोलॉजी देख सकते हैं कि सभी के घरों में मैक्सिमम लोग इसको अपना रहे हैं कि सोलर एनर्जी के थ्रू वो अपने सोलर पैनल्स उनको देख सकते हैं, उसके माध्यम से वो पानी गर्म और ऐसे देखिए छोटे छोटे प्रयास कि आप गीज़र का उपयोग, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कम कर सकते हैं। और इसी के साथ स्ट्रीट पे भी आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी के माध्यम से की मदद से स्ट्रीट लाइट्स आजकल लगाई जा रही हैं। इसी के साथ दर्शकों कार्यक्रम में जुड़ गए हैं प्रदीप साहू जी, हमारे साथ एक कॉलर। प्रदीप जी स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। जी प्रदीप जी अपना प्रश्न रखें। आवाज सुनाई दे रही क्या? जी बिल्कुल प्रदीप जी आपकी आवाज हम तक आ रही है। हाँ। अभी स्टूडियो में उपस्थित सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार। मेरा प्रश्न डॉक्टर सुरेंद्र वाजपेयी से। जी बोलिए सर। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि एनर्जी संरक्षण दिवस पर आज बात हो रही है। एनर्जी ना तो ये क्रिएट की जा सकती है, नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। ये एनर्जी का एक तरीका है। मेरा प्रश्न ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। आपने अभी बात की जनरल एनर्जी की, नॉन लिविंग एनर्जी की, जो कि अपन को देखने को मिलती है, पॉल्यूशन करते हैं, व्हीकल्स वगैरह से आर्टिफिशियल एमिशन होता है। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्योरिटी का काम करते हैं, वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। पेड़ पौधों में जो होती है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, चाहे स्मार्ट सिटी का निर्माण हो या कुछ भी हो, तो पेड़ पौधे अंधाधुंध काट दिए जा रहे हैं। तो वो जो उनके अंदर बायोलॉजिकल एनर्जी होती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो आपके और सरकार के इस एनर्जी को सेव करने के लिए क्या प्रयास है? क्योंकि ये ऊर्जा संरक्षण एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन होगा, थोड़ा बताइए डॉक्टर प्लीज। बहुत अच्छी बात बताइए मित्र आपने। ये पेड़ पौधे या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये बिल्कुल एनर्जी के स्टोरेज हैं। और यदि आप इसको और गंभीरता से देखेंगे तो जो भी फॉसिल फ्यूल है ये भी पेड़ पौधे का एक बाई प्रोडक्ट ही है। इसका निश्चित रूप से संरक्षण होना चाहिए और इसके लिए शासन पूरा गंभीर है, चिंतनशील है कि ये पेड़ की कटाई वगैरह जितनी भी अवॉइड करी जा सके, क्योंकि कई बार डेवलपमेंटल प्रोसेस में कुछ बाध्यता आती है। बट शासन की पूरी गंभीरता है कि पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, इनका संरक्षण किया जाएगा। जी बहुत बढ़िया उत्तर सर। सर अब मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और जो किसान होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे किसान भाइयों के लिए आप बताएं कि वो किस तरह सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए अपना बजट मेंटेन करते हुए इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे किसान भाई बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत ही जागरूक हैं इस दिशा में। यदि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक मुख्यमंत्री सोलर पंप स्कीम है जिसमें सोलर पंप के माध्यम से कृषक भाई अपनी सिंचाई का करते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है मध्य प्रदेश शासन की। हम लोग लगभग 24,000 सोलर पंप्स मध्य प्रदेश में लगा चुके हैं और सतत चल रही है। इसमें सब्सिडीज़ भी होती हैं, जो सेंट्रल सब्सिडी और स्टेट दोनों मिला के। तो एक तो इस तरीके से कृषक भाई इसका फ़ायदा ले रहे हैं। दूसरा, कृषक भाइयों को ये भी जानकारी है कि पानी बहुत आवश्यक है उनके सिंचाई के लिए या उनके इस जीवन के लिए। तो वो इसमें ड्रिप इरिगेशन उपयोग कर रहे हैं, मिनिमम पानी का उपयोग कर रहे हैं। वो भी ऊर्जा संरक्षण भी है और जल संरक्षण भी है, क्योंकि जल यदि एक बार उनके खेत में 300 फीट या 500 फीट के नीचे पहुंच गया तो ऊर्जा तो तार के माध्यम से 2 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर या 150 किलोमीटर दूर से भी लाई जा सकती है। लेकिन पानी को इतने दूर से लाना, वो भी सिंचाई के लिए, थोड़ा दुष्कर कार्य होगा। तो कृषक भाई सचेत हैं और ऊर्जा संरक्षण में उनकी भागीदारी बिल्कुल प्रभावी है और बिल्कुल विजिबल है। वो सोलर पंप उपयोग कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन उपयोग कर रहे हैं और भी जो ऊर्जा दक्ष उपकरण हैं उनके कृषि कार्य के लिए वो कर रहे हैं। और इसके लिए और भी यदि उनको जानकारी चाहिए तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम सतत रूप से उनके साथ समन्वय करता है और वो उसमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जी, यानी किसान भाई भी संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं और कहीं ना कहीं ये योगदान देते हुए वो अपनी परेशानियों को भी कम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय कार्यक्रम में देने के लिए। और मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते 2 लाइन का संदेश हमारे दर्शकों को देते हुए जाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों से, सभी सुनने वालों से मेरा निवेदन है कि ये जो ऊर्जा संरक्षण है ये प्रत्येक व्यक्ति का विषय है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा के व्यय और अपव्यय से जुड़ा हुआ है,
तो यदि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विश्व के सामने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी, जन भागीदारी के सिवा ये संभव नहीं है इतना बड़ा कार्यक्रम। और इसमें हमें अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज आना पड़ेगा। ऊर्जा के उपकरण खरीदते समय हमें 5 स्टार रेटेड उपकरण की तरफ ध्यान देना होगा। ऊर्जा के उपकरण को उपयोग करते समय उसकी उपयोगिता हमें देखनी होगी कि कितनी आवश्यकता है। यदि हम कमरे से बाहर जा रहे हैं, कमरा खाली है, तो हम उसको स्विच से बंद करें। हम दूसरी आदत डालें कि हम ये जो रिमोट से बंद करते हैं अपने गैजेट्स, इसको रात के समय या जब ज़्यादा समय तो उपयोग ना हो तो इसको स्विच से बंद करना की आदत डालें, क्योंकि रिमोट से बंद करने में भी कुछ एनर्जी लगातार अपव्यय होती है। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं। हमें जल का संरक्षण करना है, नल जितना आवश्यक हो नल से उतना ही पानी लें, ज़्यादा पानी न लें, क्योंकि पानी लाने में भी बहुत ऊर्जा का व्यय होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। पास की दूरी के लिए साइकिल से जाएं या पैदल से जाएं, स्वस्थ भी रहेंगे और ऊर्जा के साधन भी बचेंगे। तो इसमें आप सहयोग करें और ये बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा मिशन है पूरे विश्व के सामने। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी के लिए मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जी बिल्कुल। दर्शकों, कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, यानी कि छोटे छोटे प्रयासों से ही कोई बड़ा कार्य होता है ना सर? बिल्कुल। तो सर ने भी यही कहा कि छोटे छोटे प्रयास आपको करने होंगे, तो और आपको सिर्फ अपने रवैये में कुछ बदलाव लाने होंगे। सर, इतनी सारी जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, अभी कार्यक्रम में वक्त हो गया है अगले सेगमेंट, यानी कि आप सभी को एक पर्यटन पे लेकर चलने का। तो चलिए देखते हैं कि आज हम आपको घुमाने कहाँ लेकर जा रहे हैं। झाबुआ, सृष्टि की उदारताओं और मानवीय विडंबनाओं का संजाल। झाबुआ आदि धरा की आदिम सभ्यता से उपजे तिलिस्मों और रहस्यों का भूखंड झाबुआ। निगाह की हद तक फैली हुई छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों, उपत्यकाओं का विस्तार। दरअसल ये प्राचीनतम पर्वतों, विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रृंखलाएं ही हैं जो यहाँ तक आते आते मालवा के पठार में रूपांतरित हो जाती हैं। इतनी एकात्म हो जाती हैं ये कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि विंध्या के बीच सतपुड़ा है कि सतपुड़ा के बीच विंध्या। यूं इनका सिलसिला भारत के पश्चिमी तट पर बने नर्मदा सागर से लेकर अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग तक निरंतर है। इनकी परिधि में आते हैं सूरत, भड़ौच, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़ भी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के सीमांत और पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदि धरा पर बसी है आदिम जातीय भील सभ्यता। झाबुआ, धार, सैलाना में इनकी आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक और गहन है। भील जनजाति भारत का तीसरा सबसे बड़ा जाति समाज है। बूढ़ी बुजुर्ग धरती की सिलवटों को यहाँ देखा और महसूस किया जा सकता है। संस्कृत के ग्रंथों में जो निषाद देश कहा जाता है वो यही है। इतिहास में चीनी यात्री फाहयान द्वारा इसी को भीलमान भील कहा गया है। ये सुविज्ञ है कि भील धनुर्धर जाति है। भील का अर्थ ही भेदना होता है। कहा भी गया है भीदंती इति भीलाः। ये अचूक निशानेबाज होते हैं। इनकी कथा हमें महाभारत में भी मिलती है।
द्रोणाचार्य इनके लक्ष्य भेदन से इतने प्रभावित और आतंकित हुए कि इनसे इनका अंगूठा ही मांग लिया। एकलव्य की इस कथा के जमाने से भील अपने धनुष पर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के द्वारा ही प्रत्यंचा तानता है। इनके हाथ से अंगूठे का इस्तेमाल तो जाता रहा, परंतु निशाना नहीं गया। ये आदिवासी वनांचल इसलिए सुप्रसिद्ध है कि बहुत पहले जबकि राठौड़ राजवंश का राज्य था, आदिवासी यहाँ पर अपना आधिपत्य रखते थे। वे राजा भोज को भी अनेक युद्धों में सहायता देते थे। धीरे धीरे यहाँ पर लबाना नायकों ने अपना शासन स्थापित कर लिया और ये वन भूमि और वनांचल में सिरकते गए। आदिवासी समाज अपना उत्थान, अपना उद्गम कुशलगढ़ राजस्थान के ढोलका गांव से मानता है। कसूर और डामोर इनकी प्रमुख जातियां हैं और ये बड़े गौरव के साथ अपनी संस्कृति को सहेजे हुए। तो पुनः स्वागत है आप सभी का, आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में। तो दर्शकों, पर्यटन में हमने देखा झाबुआ, जी हाँ झाबुआ जिसे कह सकते हैं आदिवासी भूमि, क्योंकि यहाँ पर बसती हैं बहुत सारी जनजातियाँ जैसे कि भील, निषाद और भी बहुत सारी। और दर्शकों कहते हैं कि अगर भारत की संस्कृति को आप करीब से देखना चाहते हैं तो हमें वहाँ जाना होगा जहाँ भारत की जनजातियाँ बसती हैं, क्योंकि आज भी ये जनजातियाँ आज भी जो हमारी संस्कृति है उसको अपने दिलों से लगाकर बैठी हुई हैं। तो बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आज का पर्यटन आप सभी को लुभाया होगा। और अब चलते हैं आगे, और अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में आज के मेहमान सेगमेंट का। और मैं आपको बता दूं कि आज के मेहमान में हमारे साथ हैं संयम इंदु रखिया। जी हाँ दर्शकों, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो संयम जी हैं ये साईटेक सोलर कंपनी के डायरेक्टर हैं, क्योंकि आज हम सभी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहे हैं। तो जो सोलर एनर्जी है वो भी एक ऊर्जा, एक प्रकार है ऊर्जा का। और आज हम उनसे इसी बारे में जानेंगे कि सोलर एनर्जी पे वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वो उसका संरक्षण करते हुए इसे उपयोग में लेकर आ रहे हैं, और हमको भी वो गाइड करेंगे कि ये काम हम भी कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आइए स्वागत करते हैं संयम जी का। संयम जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैं नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि दूरदर्शन ने आज इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया, इतने अच्छे दिन और एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया जी। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आज इतने अच्छे दिन यानी कि ऊर्जा संरक्षण के दिन हम आप सभी को बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण दिवस के दिन। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो संयम जी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कार्य आप कर रहे हैं। मैं भोपाल बेस्ड हमारी सोलर की कंपनी है। हम लोग पिछले 8 वर्षों से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद तुरंत मेरे मन में था कि कुछ मुझे एनर्जी सेक्टर में काम करना है। तो एक अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिली कि सोलर एनर्जी हमारे पास नेचर है, और हमारे मध्य प्रदेश की बात करूं, इंडिया की बात करूं, बहुत अच्छा सोलर रेडिएशन है। और मैं आपसे बात करूं, जब से ये धरती का निर्माण हुआ है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से लेके आज तक हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते आ रहे हैं। तो आज हम उससे भी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, और हम अपने घरों में और छोटी छोटी चीज़ों में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे एक धीरे धीरे एक प्लान किया कि सोलर इंडस्ट्री में कुछ काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर दे तो वो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सोलर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो इसके हिसाब से मैंने धीरे धीरे काम चालू किया, और आज 8 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। और भोपाल में ही बात करूं तो लगभग 2000 से ज़्यादा घरों को हम सोलराइज कर चुके हैं, जिनके बिजली के बिल काफ़ी कम हो चुके हैं सोलर लगाने के बाद। जी बिल्कुल, संयम जी ने जैसे कि कहा कि उन्होंने बताया कि भारत में कितना अच्छा, मतलब जो सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो, मतलब जो हम, अगर मैं आपको ये बताऊं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर 300 दिन से ज़्यादा हमें सीधी धूप मिलती है।
तो बिल्कुल भी गलत नहीं है और इसलिए हमें इस ऊर्जा के स्रोत के बारे में सोचना चाहिए और इसको हम कितना संरक्षित करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना उपयोग कर सकते हैं, इस ओर भी हमें पहल करनी होगी। और कैसे करनी होगी ये आज संयम जी हमें बताने के लिए स्टूडियो में है। तो संयम जी, कैसे सोलर प्लांट्स को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं, इस बात को कैसे गाइड कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, मैं आपको एक केस लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोविड के बाद से मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज़्यादा चालू हो गया, हमारे कंजम्पशन पैटर्न चालू हो गए। आजकल लोग अपने जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो घरों में कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं नए नए घरों में जाता हूँ जो अपना घर बना रहे हो, घर नहीं एक आई थिंक सारी चीज़ें फैसिलिटी वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा, होम थिएटर भी मिल जाएगा, तो कंजम्पशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो अब जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो सब लोग परेशान होंगे अपने बिजली के बिल से। आज एक नॉर्मल घरों के भी 2 BHK घर का 5 से 6 हज़ार रुपये का एवरेज बिजली का बिल आता है, लेकिन अगर वो कस्टमर अपने घर पे वो सोलर प्लांट अपने घर पे लगाते हैं तो एक 3 किलोवाट का प्लांट लगाने से लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये महीने का बिल आपका कम हो सकता है। जो सोलर पैनल होते हैं उसकी वारंटी 25 साल की रहती है, तो एक बार का इन्वेस्टमेंट रहता है सोलर प्लांट लगाने में, लेकिन लाइफ टाइम तक आपका इसको आप एनर्जी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये नेट मीटरिंग बेस्ड सिस्टम है। सोलर से जो भी बिजली बनती है पहले आपके घर में यूज हो जाती है, अतिरिक्त बिजली आप MPB को दे भी सकते हैं, तो आपके घर में मीटर चेंज हो जाता है। जो हमारे घर में मीटर है वो सिंगल डायरेक्शनल मीटर है, जब आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो ये मीटर चेंज होकर नेट मीटर बाय डायरेक्शनल मीटर में लग जाता है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करने की फैसिलिटी रहती है और गवर्नमेंट इसको काफ़ी सपोर्ट भी कर रही है। तो ये नेट मीटरिंग बेस्ड सिस्टम मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि आप ये सिस्टम अपने घर पे यूज़ करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको सोलर एनर्जी पे जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आंख मूंद कर हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं और जो हमारे प्राकृतिक जो चीज़ें जो संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं, भविष्य में आने वाले समय में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम स्विच कर जाएं इन प्राकृतिक चीज़ों पर। संयम जी, जैसे कि आपने कहा कि नेट मीटरिंग, राइट, नेट मीटरिंग, तो दर्शकों अब बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रह गई है कि आपको अपने बिजली का बिल देना है। अब आप उस बिजली के बिल को बचा भी सकते हैं और उसके आगे भी बात आ गई है कि आप बिजली सरकार को दे भी सकते हैं। तो इससे अच्छा और क्या होगा? आप शायद भूल गए होंगे कि स्टूडियो में हमारे साथ प्रकाश पगारे जी भी हैं, तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं और सुनते हैं कुछ उनसे। प्रोग्राम के दौरान कई बार बाहर जाना होता है, गुजरात में गया था, तो ये एक मैसेज भी अच्छा है जी। आपने देखा होगा हमारी दिनचर्या में कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए कि हम दिल खोल के ऐसे सारी टेंशनें दूर हो जाए, तो काफ़ी कुछ आप देखेंगे कि अपने आप में एक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा स्वस्थ लगेगा आपको। तो वहाँ गुजरात में हम जिस शहर में गए थे वहाँ हार्ट का हॉस्पिटल था, बाहर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि दिल खोल लेते हंस बोलकर हम यारों के साथ, कि दिल खोल लेते हंस बोलकर हम यारों के साथ, तो ये दिल नहीं खोलना पड़ता हमें औजारों के साथ। तो ये इस तरह के कुछ मिमिक्री आइटम भी मेरे बन जाते हैं। अब इंदौर गया था प्रोग्राम जी, तो वहाँ क्या हुआ था, राखी सावंत आई थी। अच्छा, मैंने उन्हें सिर्फ टीवी और फिल्मों में देखा था, तो सामने देख के पहचान नहीं पाया, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने आप कौन? तो बोले बट तुम मुझे नहीं जानते, मैं राखी सावंत आइटम गर्ल। अब उन्होंने मुझसे पूछ लिया, बोले आप कौन? मैंने बोला आपने मेरे को नहीं पहचाना, मैं प्रकाश पगारे आइटम बॉय। तो कई बार हमारे ऐसे मिमिक्री आइटम बन जाती है। एक बार याद आया मुझे, एक जगह रामलीला का आयोजन था। अच्छा, उसमें जो अंगद का रोल अदा कर रहा था उसको चिकनगुनिया हो गया। अब वो समिति वाले परेशान है यार, बोले क्या करें? तो उनने एक हट्टा कट्टा एक जाट का लड़का ले आया, बोले भाई तेरे को अंगद बनना है। तो बोले मैं हनुमान बन के बहुत सारे रोल किए, बोले मैं अंगद का रोल कर तो लूंगा, लेकिन बोले डायलॉग कैसे बोलूंगा? बोले कोई बात नहीं, पर्दे के पीछे पंडित जी बैठ जाएंगे, वो जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा तुमको करना है। अब वो रावण के दरबार में अंगद इस मुद्रा में खड़ा हो गया। अब पर्दे के पीछे से पंडित जी बोले बोल बोल, हे दुष्ट राक्षस राज रावण, माँ सीता जगत जननी है, प्रभु श्री राम स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम विष्णु के अवतार है, माँ सीता का हरण करके तूने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है, समय रहते माँ सीता को लौटा दे, प्रभु से क्षमा याचना कर, अन्यथा भगवान श्री राम तेरे वंश का नाश कर देंगे। अब इतना लंबा डायलॉग वो अंगद भूल गया। वो बोला देख रहे रावण, जैसा जैसा पंडित जी बोल रहा है वैसा कर, नहीं तेरा नाश हो जाएगा। तो मैं भी वैसे ही बोल कर रहा हूँ जैसा आप आदेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक मिमिक्री भी हो जाए प्रस्तुत हमारे दर्शकों के लिए। जी जी, जैसे इस कार्यक्रम में माननीय CM सर आ जाए तो वो यही बोलेंगे, मेरे भाई और बहनों मित्रों,
मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब दूरदर्शन देखते रहे और इसके कार्यक्रम देखते रहे। भाई दूरदर्शन ही तो हमारा है जिससे हमें ज्ञान मिलता है, सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ने का अवसर मिलता है। तो बस आप देखते रहे दूरदर्शन। जी प्रकाश जी बहुत ही बढ़िया। चलते हैं संयम जी की ओर। और संयम जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों से आपका मिलना होता होगा, क्या देखने में आता है लोग कितने अवेयर हैं सोलर एनर्जी को लेकर? बिल्कुल मैम, मैं आज देखता हूँ तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता रहता है कि सोलर से आप बिजली भी बना सकते हैं और आप अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। क्योंकि आज आप देखेंगे सबको ये पता है कि सोलर कुकर हमने भी बचपन में यूज़ किया। सोलर कुकर सबको पता है कि सोलर से खाना बनता है। सोलर वाटर हीटर भी लोगों को पता चल गया कि सोलर से पानी गर्म होता है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि सोलर से बिजली भी बनती है। कुछ लोगों को पता है सोलर से बिजली बनेगी और बैटरी में स्टोर करना पड़ेगा तो कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन बहुत से कम लोगों को ये पता है कि सोलर में कोई भी बैटरी नहीं लग सकती। नेट मीटरिंग बेस्ड सिस्टम में सोलर से बिजली बन के आप अपने घरों में यूज़ करिए, बची हुई बिजली आप MPV को दे भी सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी आपके दूरदर्शन के माध्यम से काफ़ी लोगों को ये समाचार भी जाएगा कि आप अपने घरों पे भी ये सिस्टम लगा सकते हैं। और हम लोग जो एक मैसेज आप सभी को देना चाहूँगा, अगर मैं किसी से भी बोलूँ आज की डेट में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो कोयले के पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है। मैं किसी से ही बोलूँ क्या आप अपने घर में एक थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहेंगे जहाँ से कोयला बर्न हो रहा है और पोल्यूशन हो रहा है? कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन सोलर पावर प्लांट नेचर से हम यूज़ करके हम इनडायरेक्टली नेचर को बिल्कुल भी पोल्यूशित नहीं कर रहे हैं, प्रदूषित नहीं कर रहे हैं। तो हम ये सोलर पावर प्लांट को बिल्कुल अपनाना चाहिए। क्योंकि आज जो इंसान की दो समस्या है, एक बढ़ता हुआ बिजली का बिल और पेट्रोल और डीजल के रेट। तो हम लोग आज गाड़ियाँ इतनी सारी यूज़ कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी काफ़ी उपयोग होगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग होगा। अगर मैं अपने घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उसको चार्ज करना पड़ेगा, तो फिर मेरा बिजली का बिल बढ़ेगा। तो उसको भी कम करने के लिए सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों ही एक हमारे पर्यावरण को काफ़ी हद तक बचाने में कारगर साबित होगी। बिल्कुल, हम हमारे दर्शकों को ये तो बता रहे हैं कि हमें ये ऐसा करना चाहिए, लेकिन उनको हम आप ये भी बताइए कि किस तरह से वो ये कर सकते हैं, कैसे, मतलब ये जो सोलर पैनल्स हैं अगर किसी को इम्प्लीमेंट करना है, लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हैं? किसी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत है या फिर आम आदमी कुछ स्टेप्स को फॉलो करके या कुछ प्रयासों से ही ये चीज़ देखिए मैम, आज मुझे भी 8 साल हो गए, मैंने भी इस इंडस्ट्री में काम करना चालू किया बिकॉज इट्स अ टेक्निकल फील्ड। आप बिजली का उत्पादन कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, मुझे सीखना है, तो हम लोग ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया का नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल में अवेलेबल है सोलर का। आप केवल गूगल पे या यूट्यूब पे भी लिखेंगे सोलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल तो आपको हमारा सबसे पुराना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा। यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करना है, जॉब करनी है, सीखना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करने आते हैं। हम उनको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और फिर क्योंकि ज्ञान लेके आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी फील्ड में आप काम करें तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लगा सकते हैं। और अगर आपको ट्रेनिंग नहीं करना, आपको किसी से लगवाना है तो ऑथराइज्ड वेंडर बहुत सारे हैं, आप उनसे लगवा सकते हैं जी। क्योंकि ये टेक्निकल बैकग्राउंड की बात हो जाती है, क्योंकि हर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करता। तो क्या, जैसे आपने बताया ट्रेनिंग, तो क्या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आप चलाते हैं? बिल्कुल मैम, हमारा एक 5 डेज प्लस 20 डेज का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है भोपाल में। और अभी मैं आपको बताऊं 16 दिसंबर से ही हमारा बैच चालू होने वाला है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग भोपाल आ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हर जगह से लोग भोपाल आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, जिनको सीखना है सोलर में। तो हमारे पास लोग आते हैं भोपाल। सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और लिथियम आयन बैटरीज पे हम पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारा रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और इंडिया का नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल में अवेलेबल है जी। तो देखिए, ये सब ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, आपकी भी जर्नी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से शुरू हुई होगी, आपने भी कहीं से सीखा होगा। तो जैसे कि आपने बताया कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो क्या ये कॉलेज के दिनों से ये ट्रेनिंग शुरू हो गई थी या पर्टिकुलर आपने कहीं जाकर इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग ली? मैम एक्चुअली जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम चालू किया था तो मुझे भी उस टाइम पे पता नहीं था। मेरे जस्ट फादर हमारा नया घर बना था, वाटर हीटर लगवा रहे थे, तो बीइंग फ्रॉम द इंजीनियर बैकग्राउंड उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें पता है इसकी वर्किंग कैसे होती है? तो मैंने कुछ भी घुमा फिरा के जवाब दे दिया। तो मेरे फादर ने बोला एक बार पढ़ के आओ। तो मैं जब पढ़ने गया तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया कि यार ये तो मेरे बैकग्राउंड की चीज़ है। तो मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर किया
और मुझे धीरे मतलब एक होता है अपॉर्चुनिटी, अगर आपकी जहाँ चाह है वहाँ राह अपने आप मिल जाती है। तो मुझे एक IIT बॉम्बे की राह मिली थी, मेरे गुरु हैं डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी सर। तो मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला और 2 साल मैं वहाँ पे काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मैंने सोलर पे काम किया। तो वहीं से मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। तो मुझे ये लगा कि जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज और भी लोगों तक आगे सर्कुलेट हो, ताकि हम पर्यावरण को मिलके आगे बचा पाएं और साथ ही साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रोजगार अपॉर्चुनिटी और भी लोगों को इस इंडस्ट्री में नॉलेज मिले और इस इंडस्ट्री में लोग बाग अपना करियर बनाएं। बिल्कुल, जब कोई हम अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ वो एक राह नहीं होती, और भी अलग अलग राहें अपने आप जुड़ती जाती है। ये खास बात होती है किसी अच्छे कार्य की। और जैसे कि हमारे साथ आज स्टूडियो में प्रकाश जी हैं, तो चलिए फिर से उनके पास चलते हैं और उनकी एक परफॉर्मेंस देखते हैं। जी, मुझे बैठे बैठे अमिताभ बच्चन आ गए। शरीर में आते रहते हैं जी। तो यही कहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवार पर, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महाभारत आपने देखी होगी, उसमें पितामह का रोल जो किया था मुकेश खन्ना जी ने, वो उनका एक डायलॉग मैं सुनाता हूँ। धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश करे बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन के ऊपर बैठे उसके नीचे तो आग मत लगाओ, नहीं तो एक दिन ये सिंहासन जल जाएगा। पर मुझसे भूल क्या हुई है तासी भूल। तुम ये नहीं समझते हो कि तुमसे क्या भूल हुई तो तुम राजा बनने के लायक भी नहीं हो। एक व्यक्ति था जो तुम्हारे सामने सत्य बोलता था, तुमने उसे भी राज दरबार से निकाल दिया। अरे मूर्ख, अभी भी समय है और उन्हें वापस ले आओ। धन्यवाद। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रकाश जी। संयम जी, जैसे कि काफ़ी जो आपने कार्य शुरू किया ये बहुत डिफरेंट था आज से जिस समय में आपने शुरू किया था। एक तो उस वक्त तो ये एकदम ही एक इनोवेटिव, एक नया आइडिया था। तो कैसा पेरेंट्स का रिएक्शन था जब आपने उनके सामने इच्छा रखी कि मुझे ये करना है? कैसा सपोर्ट आपको इस कार्य में उनका मिला? बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि कोई भी कार्य करना है आपको और खासतौर से बिजनेस करना है तो फैमिली का अगर सपोर्ट ना रहे तो आप काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मेरे को, हम लोग का ऑलरेडी प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन का बिजनेस है, तो मेरे फादर ने मुझे बोला जो तुम्हारा अंतरात्मा बोले, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है करने की तुम करो, पूरा परिवार का पूरा सपोर्ट रहेगा। तो मेरे फादर, मेरी मदर, सबने, पूरी परिवार ने पूरा सपोर्ट किया मुझे जहाँ जहाँ, क्योंकि मैंने कोई भी ये काम करने के लिए काफ़ी नॉलेज ली, क्योंकि गुजरात भी गया, हर जगह गया, राजस्थान गया, दिल्ली गया, मुंबई गया, हर जगह से नॉलेज लेके आया, फिर काम चालू किया। क्योंकि मेरे फादर ने डायरेक्टली एक चीज़ बोली थी, कोई भी इंडस्ट्री में काम करना है पहले उस इंडस्ट्री की नॉलेज ले लो फिर काम करो, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, कल के रोज आपकी जो टीम है वो छोड़ के जाती है या कुछ भी चीज़ होती है तो आप उन पे डिपेंडेंट हो, आपका काम रुक जाएगा। लेकिन आज आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, तो आप अपने जैसे डुप्लीकेट कॉपी और भी बना सकते हो। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे मेहनत की, चालू किया काम, नॉलेज ली और इस इंडस्ट्री में आगे किया। मेरा पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही सोलर पे। और मैं जितने भी यंगस्टर हमसे आज जुड़े हुए उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सोलर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, लिथियम आयन बैटरीज पे आप इस पे काफ़ी काम करें। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स पे इस पे फोकस वे में काम करिए, क्योंकि फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट करिए और लॉन्ग टर्म का फ्यूचर इसमें 2040-2050 तक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बिल्कुल, और अगर मैं कहूँ कि आने वाले वक्त में जो सोलर एनर्जी है ये एक गेम चेंजर की तरह सामने आने वाली है। और दर्शकों, जो सोलर एनर्जी है वो सामान्य जीवन से लेकर उद्योगों तक भी ये एक अहम भूमिका के रूप में आने वाली है आगे आने वाले भविष्य में। संयम जी, जाते जाते छोटा सा एक मैसेज, हमारे संदेश हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन्स का। मैं बस आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि ये पर्यावरण है, हमें ही इसके बीच में रहना है। आज सब लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि यार हम कहीं एक ग्रीन एरिया में जाना है, ग्रीनरी सिटी में घूमने जाना है, केरला जाना है, तो आज हमारा मध्य प्रदेश है, हमारा पूरा भारत है, भारत को ग्रीन एनर्जी में प्रमोट करें, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें और एनर्जी कंजर्वेशन पे बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ी को भी कुछ गिफ्ट विरासत में देके जाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संयम जी कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए और इतना अच्छा गाइडेंस भी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उसके साथ साथ प्रकाश जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए।
तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, छोटे छोटे बदलाव बहुत कुछ बड़ा भी करने की हिम्मत रखते हैं। बस वो छोटे से बदलाव हमें हमारे जीवन में लाना है। वो छोटे छोटे से बदलाव समय के साथ हम अपने जीवन में ला सकते हैं और उसको लाने से सबसे ज़्यादा राहत हमको ही मिलने वाली है। अगले अंक में आप सभी से फिर से मिलना होगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।